वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। यूपीपीएससी की टेस्ट सीरीज चल रही है। 103 टेस्ट कंप्लीट हो गए थे। यह है टेस्ट नंबर 104। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टेस्ट पसंद आए तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस रखिएगा। जितनी भी टेस्ट सीरीज इस चैनल पर चल रही हैं उन सबका प्लेलिस्ट में लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। रिविज़न करते रहिए हर दिन। तो आज हो गई है 24 जून 2020 जब यह टेस्ट रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। वित्त आयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत एक गैर न्यायिक संवैधानिक निकाय है और यह स्थानीय सरकारों हेतु संसाधन जुटाने के लिए जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि इस उत्तरदायित्व का निर्वहन राज्य वित्त आयोग द्वारा किया जाता है। देखिए, पहला ही गलत है, फिर दूसरा भी गलत है, दोनों के दोनों गलत हैं, क्योंकि भारत का जो वित्त आयोग है, जो केंद्रीय वित्त आयोग है, वो अनुच्छेद 280 के अंतर्गत एक अर्ध न्यायिक है, गैर न्यायिक नहीं है, अर्ध न्यायिक है ये। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा भी गलत हो गया, क्योंकि यह स्थानीय सरकारों हेतु संसाधन जुटाने के लिए जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि इस उत्तरदायित्व का निर्वहन राज्य वित्त आयोग द्वारा किया जाता है। गलत है, राज्य वित्त आयोग केवल अनुशंसा करता है, निर्वहन तो इसको ही करना पड़ेगा। गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट। तो देखिए, संविधान का अनुच्छेद 280 एक अर्ध न्यायिक निकाय है, न कि गैर न्यायिक, और एक संवैधानिक निकाय है क्योंकि 280 में इसका प्रावधान है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। राज्य वित्त आयोग केवल अनुशंसा करता है, उत्तरदायित्व का निर्वहन तो इसको ही करना पड़ेगा। तो देखिए, एक तो केंद्रीय वित्त आयोग हो गया, 280 में प्रावधान है, और राज्य के भी तो वित्त आयोग होते हैं ना अपने अपने, उनका भी उसी में प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट क्या कहता है? अंतर्राज्यीय परिषद की स्थायी समिति का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है और अंतर्राज्यीय परिषद का गठन पुंछी आयोग की सिफारिश पर किया गया था। बताइए कौन सा करेक्ट है। देखिए, अंतर्राज्यीय परिषद की स्थायी समिति का अध्यक्ष होता है गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, प्रधानमंत्री नहीं होता। गलत है वाला स्टेटमेंट। और अंतर्राज्यीय परिषद का गठन पुंछी आयोग की सिफारिश पर भी नहीं हुआ था, सरकारी आयोग की सिफारिश पर हुआ था। तो दोनों के दोनों ये जो हैं गलत हैं, सही तो है नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब डी लगाएंगे इसको। तो देखिए, अंतर्राज्यीय परिषद की स्थायी समिति का अध्यक्ष गृह मंत्री होता है और इसका गठन सरकारी आयोग की सिफारिश पर हुआ था, पुंछी आयोग नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। संसद सत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, संसद सत्र किसी सदन की पहली बैठक और उसके सत्रावसान के बीच की अवधि को दर्शाता है। दो सत्रों के बीच की अधिकतम स्वीकार्य अंतराल 3 महीने का होता है। देखिए, 3 महीने का नहीं होता, 6 महीने का होता है। कितने महीने का होता है? 6 महीने का। तो दो सत्रों के बीच के अधिकतम स्वीकार्य अंतराल जो है वो 6 महीने का होता है, इसको याद रखिएगा। सीधे सीधे ही पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना है कि इनमें से कौन से सत्य हैं। सत्य, राज्यसभा के सभापति का चुनाव निर्वाचन के बाद होने वाली इसकी प्रथम बैठक के उपस्थित सदस्यों में से किया जाता है। और दूसरा स्टेटमेंट है, राज्यसभा में किन्हीं दो राज्यों की सीटों की संख्या एक समान नहीं हो सकती। देखिए, राज्यसभा का सभापति कौन? उपराष्ट्रपति। कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। फिर सभापति का निर्वाचन कहाँ से करा जाएगा? गलत है स्टेटमेंट। और राज्यसभा में किन्हीं दो राज्यों की सीटों की जो संख्या है वो एक समान हो सकती है, ये वाला भी गलत है। तो दोनों के दोनों इनकरेक्ट हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई भी सही नहीं है। तो राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी सभापति कहलाता है। अनुच्छेद 64 के तहत, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 64 के तहत भारत सरकार का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो निर्वाचन की आवश्यकता है ही नहीं। जैसे लोकसभा का चुन लेते हैं, लोकसभा में क्या है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को चुन लेते हैं ना अपने में से ही। तो ये उपसभापति को चुनते हैं अपने में से, सभापति तो उपराष्ट्रपति बन जाता सीधे। अनुच्छेद 64 के अनुसार राज्यसभा में किन्हीं दो राज्यों की सीटों की संख्या एक समान हो सकती है, हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। इनमें से किस भाषा का उल्लेख 8वीं अनुसूची में किया गया है? देखिए, भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, जिसमें एक 8वीं अनुसूची है, भाषा से संबंधित है। और उस 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। उन 22 भाषाओं में अंग्रेजी नहीं है। मराठी है, कन्नड़ है, और है बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली, मणिपुरी, नेपाली, कोकड़ी, बहुत सारी हैं, 22। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल 1 और 2।
अंग्रेजी नहीं है उसमें। तो देखिए संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन किया गया और अंग्रेजी का उल्लेख उसमें नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निरोध एवं गिरफ्तारी के संरक्षण के मौलिक अधिकारों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गिरफ्तार किए गए और हिरासत में लिए गए किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष जो है प्रस्तुत करना होता है। और गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार के बारे में सूचित किया जाता है, उसको बताया जाता है कि तुमको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा समाजवादी सिद्धांतों पर आधारित है? देखिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, शॉर्ट में बोलते हैं इनको डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या तत्व भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक हैं और भाग लगता है 3, भाग लगता है 4, चौथे भाग में है ये। अब 42वां कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड होकर जो 51A में जोड़े जाएंगे राज्य के भारत के सभी नागरिकों के जो मौलिक कर्तव्य होते हैं उनको जोड़ा गया इसी 51A में। तो 36 से 51 तक डीपीएसपी है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है। अब इनको भी 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। एक है समाजवादी सिद्धांत और दूसरे हैं गांधीवादी सिद्धांत और तीसरे हैं बौद्धिक सिद्धांत। अब पूछा गया इसमें समाजवादी सिद्धांत पूछा है। तो समान कार्य के लिए समान भुगतान या वेतन एक समाजवादी सिद्धांत है। ग्राम पंचायतों का संगठन एक गांधीवादी सिद्धांत है, या कुटीर उद्योगों के बारे में अगर कुछ होता और तो वो भी गांधीवादी सिद्धांत होता। नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता या सिविल संहिता, ये बौद्धिक सिद्धांत है। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए कौन सा सामाजिक सिद्धांत है, कौन सा बौद्धिक सिद्धांत है, कौन सा गांधीवादी सिद्धांत है। तो समान कार्य के लिए समान भुगतान या वेतन समाजवादी सिद्धांत पर आधारित है। ग्राम पंचायतों का संगठन या गठन गांधीवादी सिद्धांत के अंतर्गत आता है। तो पूरे देश के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता या समान सिविल संहिता उदार बौद्धिक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने कि इनमें से कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट क्या है? ग्राम सभा गाँव के सभी लोगों से मिलकर बनती है। सभी। एक पंचायत के भंग होने के पश्चात नई निर्वाचित पंचायत का कार्यकाल पूरे 5 वर्ष तक होता है। देखिए जब एक पंचायत भंग हो जाती है, मान लीजिए 5 साल के लिए था, इसका कार्यकाल 2 साल में भंग हो गई। अब जो नई पंचायत बनेगी तो बचे हुए 3 सालों के लिए बनेगी, या कोई 4 साल में भंग हो गई तो जो नई बनेगी वो 1 साल के लिए बनेगी। तो गलत है ये वाला स्टेटमेंट। ग्राम सभा के सभी लोगों से मिलकर बनती है। ग्राम सभा गाँव के सभी लोगों से मिलकर बनती है, गलत है। सभी से नहीं, जिनका नाम निर्वाचक नामावली में होता है। तो डी है इसका उत्तर, इनमें से कोई भी सही नहीं है, गलत है। तो देखिए ग्राम सभा एक निकाय है जिसमें पंचायत स्तर पर मतदाता सूची में उस पंचायत क्षेत्र में जो पंजीकृत लोग होते हैं उनसे बनती है वो। और समय पूर्व विघटन के पश्चात एक पंचायत का पुनर्गठन 5 साल की पूर्ण अवधि के लिए नहीं होता, बल्कि शेष बची हुई अवधि के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। पंचायती राज के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित समितियों के गठन को कालानुक्रम सजाना है। अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, LMA सिंघवी समिति, GV राव समिति। अब प्रश्न एक ये है, ये प्रश्न इस तरह से ही पूछा जा सकता है कि इन समितियों में से कौन सी पंचायती राज से संबंधित है। तो ये तो सारी की सारी पंचायती राज से संबंधित है, लेकिन हमको बताना क्या है, कौन सबसे पहले आया, कौन सबसे बाद में आया, इनको कालानुक्रम सजाना है। तो सबसे पहले आई बलवंत राय मेहता समिति, 1957 की है ये। अशोक राय मेहता 1973 की है। और इसके बाद GV राव समिति है 1985 की। और फिर LMA सिंघवी समिति है 1986 की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सबसे पहले हो जाएगा 2 2 3 4 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 कहाँ पर है? 2 1 4 3 सी में है। तो देखिए बलवंत राय मेहता समिति 1957 की है और अशोक राय मेहता 1978 की है, 5 कम बोल दिया। और 1985 में आई थी GV राव समिति और 1986 में आई थी LMA सिंघवी समिति। तो देखिए इसको इस तरह से याद कर लीजिए, इसकी एक पोएम टाइप की थी कि क्या था वो, 57 के हो गए मेहता साहब, 57 के हो गए मेहता साहब और 78 के हो गए अशोक। 57 के हो गए मेहता साहब, 78 के हो गए अशोक
और 85 के हो गए राव साहब और 86 के हो गए सिंघवी। इस तरह से एक पोएम थी, उसको याद रखिए कि आप ऐसे याद कर लीजिएगा। बलवंत राय मेहता 1957, अशोक मेहता 1978, जीबी के राव 85 और सिंघवी साहब 86। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे प्रावधान संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किए जा सकते हैं? देखिए, राज्यों में विधान परिषद का गठन करना है, उसको हटाना ये साधारण बहुमत से होता है। 7वीं अनुसूची में उल्लेखित अनुसूचियाँ, ये तो विशेष बहुमत से होगा। निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन, ये भी साधारण बहुमत से हो जाएगा। तो 1 और 3 हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। तो 7वीं अनुसूची में शामिल किसी विषय को विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जाता है, साधारण बहुमत के द्वारा नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट में क्या लिखा है? मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को समान वेतन प्राप्त होता है और उनकी शक्तियाँ भी समान होती हैं। समान होती हैं क्या? मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को ठीक उसी तरीके से पद से हटाया जा सकता है जिस तरीके से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। देखिए, पहला वाला तो करेक्ट है, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को समान वेतन मिलता है, उनकी शक्तियाँ भी समान होती हैं। दूसरा वाला गलत है, क्योंकि मुख्य चुनाव आयुक्त को केवल, अन्य चुनाव आयुक्त तो इसकी सिफारिश पे हटते हैं। दूसरा वाला गलत है, केवल पहला यहाँ पर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो केवल मुख्य चुनाव आयुक्त को ठीक उसी प्रकार हटाया जाता है जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर जो है अन्य चुनाव आयुक्तों को पद से हटाया जा सकता है। तो दूसरा वाला गलत है, पहला करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। देखिए, डिफरेंस कैसा है? शक्तियाँ समान है दोनों की और वेतन भी समान मिल रहा है, लेकिन इनके पद से हटाने में जो है डिफरेंस है। अब ये छोटी छोटी चीज़ 1-2 बार पढ़ के पॉलिटी तो आएगी नहीं, कम से कम 10-20 बार उसको अच्छे से रिवीजन करोगे, बार बार तभी आएगी ना वो। तो सफलता की यही कुंजी है, दोहराते रहिए प्रीलिम्स को कई कई बार। ये मत देखिए कि 400 टेस्ट हो गए या ये 600 हो जाएंगे कुछ दिन बाद। जितना घिसोगे चंदन उतना महकेगा। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, उद्देशिका को संविधान का भाग नहीं माना जाता। उद्देशिका मतलब प्रियम्बल या प्रस्तावना। उद्देशिका विधायिका की मनमानी शक्तियों को नियंत्रित करने का कार्य करती है। देखिए, कहाँ करती है? गलत है। और उद्देशिका को संविधान का भाग माना गया है, ये भी करेक्ट है। 1973 में केशवानंद भारतीवाद में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि जो संविधान, जो प्रस्तावना है, जो प्रियम्बल है, वो संविधान का ही भाग है। आप इसमें संशोधन भी कर सकते हो, संशोधन हुआ भी है, और लेकिन आप इसका जो मूल ढांचा है ना उसको परिवर्तित नहीं करोगे। तो उद्देशिका संविधान का भाग है और उद्देशिका विधायिका की मनमानी शक्तियों को नियंत्रित करने का कार्य नहीं करती। क्वेश्चन नंबर 13 में आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, भारत में प्राथमिक शिक्षा का अधिकार भारत के नागरिकों का विशिष्ट अधिकार है। भारत में प्राथमिक शिक्षा का अधिकार भारत के नागरिकों का विशिष्ट अधिकार है और भारत में निर्वाचन में मताधिकार का प्रयोग भारत के नागरिकों का विशिष्ट अधिकार है। देखिए, ये दोनों के दोनों गलत हैं। पता है क्यों गलत हैं? क्योंकि भारत में जो शिक्षा का अधिकार है वो नागरिकों के लिए और गैर नागरिकों के लिए, दोनों के लिए है, तो गलत है स्टेटमेंट। और भारत में निर्वाचन में मताधिकार जो है ना, भारत के नागरिकों का विशिष्ट अधिकार है। हाँ, दूसरा वाला करेक्ट है, क्योंकि दूसरा वाला जो है केवल नागरिकों के लिए है, गैर नागरिकों के लिए नहीं, मतलब विदेशियों के लिए नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, भारत में प्राथमिक शिक्षा का जो अधिकार है वो नागरिकों के लिए भी है और गैर नागरिकों के लिए, दोनों को प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 14 है, अच्छा, ऐसे प्रश्नों में द्वंद्व भी हो जाता है, ऐसे प्रश्नों में द्वंद्व भी हो जाता है कि भारत में प्राथमिक शिक्षा का अधिकार भारत के नागरिकों का विशिष्ट अधिकार है, जो कि सही बात है, क्योंकि यहाँ केवल का प्रयोग नहीं किया गया, केवल का प्रयोग यहाँ पर नहीं किया गया है, केवल का प्रयोग नहीं किया गया है ना यहाँ पर, क्योंकि ये दोनों का है। तो इसको कर देते हैं एलिमिनेट। और भारत में निर्वाचन में मताधिकार का प्रयोग भारत के नागरिकों का विशिष्ट अधिकार है, ये तो है ही करेक्ट। लेकिन ऐसे स्टेटमेंट में द्वंद्व हो सकता है क्योंकि केवल का प्रयोग नहीं है वहाँ पर। चलिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि प्राथमिक शिक्षा का अधिकार दोनों गैर नागरिक और नागरिक दोनों को है, और मतदान तो जो भारत का वही करेगा ना, गैर नागरिक थोड़ी कर लेगा। जो इंडिया में घूमना आया कर लेगा क्या मतदान? नहीं कर सकता ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। परमादेश रिट मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए है और परमादेश रिट में
एक सर्वोच्च अदालत द्वारा किसी व्यक्ति को सशरीर उपस्थित करने संबंधी आदेश है। देखिए पहला वाला करेक्ट है, दूसरा इनकरेक्ट है, क्योंकि एक सर्वोच्च अदालत द्वारा किसी व्यक्ति को सशरीर उपस्थित करने संबंधी आदेश, ये लाइन बहुत पूछी जाती है एग्जाम में। यह है वंदी प्रत्यक्षीकरण रिट बोलते हैं इसको, परमादेश नहीं बोलते हैं, तो दूसरा वाला गलत है। तो देखिए परमादेश का शाब्दिक अर्थ है हमारा आदेश, मतलब यह न्यायालय द्वारा किसी सरकारी अधिकारी को जारी किया गया आदेश है। न्यायालय द्वारा किसी सरकारी अधिकारी को जारी किया गया आदेश है। ये न्यायालय कोई भी हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट भी हो सकता है, हाई कोर्ट भी हो सकता है, जिला सत्र न्यायालय यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी हो सकता है। अब न्यायालय कहता है क्या उस सरकारी अधिकारी को, कि जिसमें न्यायालय उससे कहता है कि अपने उन आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करो जो आप नहीं कर रहे और जिसमें आप विफल हो या जिनका पालन करने से आपने इनकार कर दिया है। हम ये आदेश देते हैं आपको, क्योंकि आप एक सरकार के कर्मचारी हो, आपको एक कार्य करना पड़ेगा, आप अपने कर्तव्यों का आपको निर्वहन करना पड़ेगा जिनका आप पालन नहीं कर रहे हो या पालन करने से मना कर रहे हो। तो यह है परमादेश रिट। रिट जारी करता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। तो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ही बोलेगा, यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की वैसे बात नहीं हो रही है फ़िलहाल, क्योंकि रिट हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जारी करते हैं। तो देखिए ये जो है 15 प्रश्न थे इम्पॉर्टेंट, अच्छे से इसका रिवीजन कर लेना 1 से 2 बार। धन्यवाद।